हेलो क्लास, चलिए देखिए हम लोग पिछली वाली जो संविधान पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ रहा था कौन सा राष्ट्रपति, है ना। संविधान में हम लोग राष्ट्रपति संबंधी चीज़ों को देख रहे थे। ठीक, तो एक क्लास वो आपका भाग 1 है और आज मैं इसी के लिए आपका दूसरा पार्ट जो है भाग 2, है ना, राष्ट्रपति से लेके आया हूँ। ठीक, तो राष्ट्रपति एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जहाँ से प्रश्न आपको ऑलवेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जो कुछ चीज़ें जो छुटी हुई हैं उसको हम लोग क्या करेंगे और अच्छे से, है ना, विस्तृत में पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका जो इवनिंग के टाइम का जो क्लास है ना, जो अभी आया है, ये जो है ज़्यादातर रेलवे, है ना, रेलवे एग्ज़ाम को देखते हुए ये जो हमारा क्लास है ये आपको डिलीवर किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन को जो है ना, ध्यान रखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। हमने एक सोर्स उठाया है जो है घटना चक्र का। घटना चक्र का सामान्य विज्ञान की पुस्तक से, है ना, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 1993 से लेकर अभी तक, है ना, जो क्या किए गए हैं ज़्यादातर, है ना, ज़्यादा बार देखे गए हैं आपके पेपर में, उन सब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सबको मैं क्या कराता हूँ आपके, हाँ, ये वाले क्लास में उन सब प्रश्नों को मैं शामिल करते हैं, है ना, ताकि उन सब चीज़ों से हम लोग क्या हो सके, वाकिफ हो सके और उनको पढ़ सकें। तो देखिए, पहले दो चीज़ें आप याद रखेंगे। एक क्लास जो है रेलवे के एग्जाम को डेडिकेटेड है, दूसरा चीज़ रेलवे के लेवल, है ना, रेलवे का जिस तरह का लेवल है, प्रश्न पूछा जाता है रेलवे के एग्ज़ाम में, उसका लेवल भी आपको यहाँ उसी के तरीके का मेंटेन किया हुआ दिखेगा, है ना। और अगली बात है आपको याद रखनी है कि हम लोग उस लेवल से ऊपर क्या है ना, इस क्लास में जाएंगे नहीं। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक, उसको आप यहाँ पे क्या करते हैं, डेली पढ़ते हैं। तो MCQs का जो फॉर्म है उसमें मैं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी एक पूरी सीरीज़ आपके लिए लाता हूँ। तो खैर, ये जो है वनडे एग्ज़ाम में आपको, है ना, रेलवे के अतिरिक्त जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं तो संविधान में यहीं से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, और किसी अन्य तरीके की चीज़ें में आपको परेशान नहीं होना है। मैं जितनी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन इनफ है आपके आने वाले एग्जाम में रेलवे के। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्रपति का कल पहला पार्ट आया था, आज राष्ट्रपति का हम लोग दूसरा पार्ट भाग 2 पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो आपका प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। और आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 111। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 111। चलिए इसको देखते हैं। देखिएगा, संसद में आप याद रखेंगे, संसद में दोनों सदनों, ठीक है, दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है, कोई पारित बिल है, ठीक, दोनों सदनों के द्वारा कोई भी पारित जो बिल है, ठीक है, इसमें जो राष्ट्रपति की स्वीकृति रोकने की जो शक्ति है या कौन से अनुच्छेद से इनको प्राप्त होता है राष्ट्रपति को, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 111। ठीक है, अनुच्छेद 111। ठीक है, आपका ऑप्शन देखिए, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास, है ना, किस अनुच्छेद के तहत ये शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को कि वो संसद में, है ना, संसद में दोनों सदनों द्वारा जो पारित बिल है उसकी स्वीकृति को क्या कर सके, रोक के रख सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पाते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संसद में दोनों सदनों के द्वारा जो पारित बिल है उसमें अपनी स्वीकृति को क्या करते हैं, रोकते हैं। और उनकी जो स्वीकृति को रोकने की जो ताकत है, ठीक है, स्वीकृति को जो रोकने की शक्ति है वो उन्हें अनुच्छेद 111 के तहत क्या किया गया है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से उसको, ठीक है, उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त। देखिए, संसद में जैसा मैंने आपको बताया दोनों सदनों में जो बिल जो है क्या हो गया है, पारित हो गया है, तो उस बिल को, है ना, उस बिल को क्या करना, अनुमति नहीं देना, रोक के रखने का जो शक्ति है, ठीक है, या रोक के रखने का जो अधिकार है
वो किसके पास है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या देखिए, संसद में दोनों सदनों के द्वारा किसी बिल को क्या किया जाता है? पेश किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है उस बिल को क्या करते हैं? अनुमति नहीं देते हैं, नहीं उसको क्या करते हैं? वापस भेजते हैं, बल्कि रोक के रखते हैं। तो जो रोकने की शक्ति है ना, जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? पॉकेट वीटो के बारे में पढ़ा था। पॉकेट वीटो कहने का मतलब क्या है? आप जो पैंट है ना, आपके पैंट में जो पॉकेट होता है वही होता है। आपके पास कोई बिल आया, ठीक है, जैसे कि संसद में दोनों मान लो सदनों से बिल क्या हो गया? पारित हो गया है, और आपके पास आया, तो आप राष्ट्रपति हैं, तो आप क्या करेंगे? ना तो उसमें अपनी अनुमति देंगे, ना ही उसको हस्ताक्षर करेंगे, ना ही उसको वापस करते हैं। तो आप क्या करते हैं? अपने पॉकेट में उसको रख देते हैं। तो ये क्या होता है? पॉकेट वीटो होता है, ठीक। और आप अपनी पॉकेट में तो उसको रख लेते हैं, लेकिन कब तक रख सकते हैं इसके बारे में संविधान में कोई समय सीमा नहीं है। आप चाहें तो अपने पूरे कार्यकाल में 5 साल के 5 साल उसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं। उसका आप कोई उत्तर नहीं देते हैं कि उसको अनुमति देना है, नहीं देना है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना है या नहीं करना है। इसको हम लोग कल की वीडियो में पढ़ा था। यही सेम चीज़ें यहाँ पर। तो बिल उनके पास क्या हुआ? गया, उन्होंने क्या किया? उसको रोक के रख दिया, ना तो उसमें अपनी क्या दी? अनुमति दी, नहीं उसको क्या किया? अस्वीकृत कर दिया या वापस भेज दिया। तो ये शक्ति जो मिली है ये किसके पास है? तो केवल राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो जो रोकने की शक्ति है ये किसके पास है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के पास है ना, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास। और कौन सा अनुच्छेद है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन्हें यह शक्ति प्रदान करता है? तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 111। क्या होगा? तो अनुच्छेद 111। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अगला है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ठीक, तीसरा है ना, थर्ड है विधेयक को रोक कर रखना, चौथा है क्षमा प्रदान करना, ठीक, पांचवा संयुक्त अधिवेशन के अधिसूचना जारी करना, छठवां संसद को संदेश भेजना, और सातवां न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए ये प्रश्न जो है राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति से संबंधित है। किसके? तो राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति के स्वविवेक, ठीक है, राष्ट्रपति के स्वविवेक से संबंधित प्रश्न आपको पूछा गया है ना। और इसका उत्तर जो है इसमें लगभग 7 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। मैं वहीं से क्या करता हूँ? उत्तर को पिक करता हूँ और आपको बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखिए, ठीक, इसमें जो है हाँ ये देखिए, पहले के बाद आप जब दूसरा ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ कहा गया है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ठीक है। जो विधेयक राष्ट्रपति के पास गया है, ठीक है, जो भी विधेयक राष्ट्रपति के पास गया है उस विधेयक को आपत्तियों के साथ, ठीक है, आपत्तियों के साथ संशोधन करने के लिए, ठीक है, आपत्तियों के साथ संशोधन करने के लिए वापस भेजना। ये जो है राष्ट्रपति की क्या है? स्वविवेक, स्वयं के विवेक की शक्ति है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, तो विधेयक को रोक कर रखना, ठीक है, विधेयक को क्या करना? जैसे मैंने अभी बताया, ये क्या है? विधेयक को रोक कर रखना, ये भी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है, ठीक है, विधेयक को रोक कर रखना ये भी राष्ट्रपति की क्या है? तो स्वविवेकी शक्ति है। अगला आप देखेंगे, ठीक है, अगला में यहाँ पे पूछा गया है कि जो संसद को संदेश भेजना, ठीक, संसद को संदेश भेजना, ठीक, ये क्या है? राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति, ठीक, संसद को संदेश भेजना, ठीक, संसद को संदेश भेजना ये क्या है? तो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति। देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपके पास प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति की जो स्वविवेकी शक्तियों में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति की जो स्वविवेकी शक्तियाँ हैं उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है ये आपके प्रश्न पूछा गया था। साथ ही आपको 7 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, जिनमें से ऑप्शन 3 जो है वो सही है। उसमें क्या है देखें, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति जो है क्या कर सकते हैं? अपने स्वयं के विवेक से उसको आपत्तियों से क्या कर सकते हैं? वापस भेज सकते हैं। ये उनका पहला स्वविवेकी शक्ति है। अगला देखेंगे कि किसी भी विधेयक को रोक कर रखना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो क्या है? राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। अगला आप देखते हैं कि संसद को संदेश भेजना जो है वो राष्ट्रपति की क्या है? तो स्वविवेकी शक्ति
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, है ना। राजदूतों की नियुक्ति के लिए, विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति के लिए, लोकसभा भंग करने के लिए और संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने। देखिए आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो किस लिए आवश्यक नहीं है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो है बी सही आ जाएगा, विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न था राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। किस चीज़ पर नहीं है, तो याद रखिए जो विधेयक होता है, विधेयक में स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति की, है ना, मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह, है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह जो है ये जरूरी नहीं। ठीक, जरूरी नहीं है किसमें, विधेयकों पर अनुमति देने के लिए। ठीक है, किस पर, तो विधेयकों पर अनुमति देने, है ना, विधेयकों पर अनुमति प्रदान करने, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। अब देखिए इसी में, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह आवश्यक है, सलाह जरूरी है। अब किन चीज़ों पर ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सलाह जरूरी। चलिए आपके ऑप्शन से कुछ चीज़ों को उठाते हैं। ठीक है, जैसे कि राजदूतों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति के लिए क्या है, उनको मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जरूरी है। ठीक है, इनके लिए तो राजदूतों की नियुक्ति की। ठीक है, इसी में आपका ऑप्शन से हम लोग और आगे चीज़ें देखते हैं और आगे बढ़ेंगे कि राज्यपाल द्वारा जो विधेयक उनके पास जाता है उनको स्वीकृति देने के लिए मंत्रिपरिषद की जो सलाह वो क्या आवश्यक है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, है ना, जो विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है उसके लिए, ठीक है, उस विधेयक को अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का सलाह लेना क्या है, तो आवश्यक है। चलिए अगला देखते हैं इसी में कि लोकसभा भंग करने के लिए, ठीक है, लोकसभा भंग करने के लिए मंत्रिपरिषद को सलाह लेना राष्ट्रपति को जरूरी है। इसलिए तो लोकसभा भंग करने के लिए, ठीक है, लोकसभा भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह लेना, मंत्रिपरिषद को सलाह लेना क्या है, तो जरूरी है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जो संविधान संशोधन विधेयक पर क्या करेंगे, स्वीकृति देने के लिए। ठीक है, संविधान, ठीक है, संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए। देखिए अभी जो हम लोगों ने प्रश्न देखा उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है किस मामलों में, तो याद रखना है विधेयकों को अनुमति देने के लिए। ठीक है, विधेयकों को अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति को, है ना, मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ये चीज़ें तो एकदम क्या हो जाएंगी, आपका जो प्रश्न है उसके हिसाब से। अब मैं इसी को, है ना, उसी ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर राष्ट्रपति को सलाह लेना जरूरी है। तो आपको याद रखना है जब राजदूतों की नियुक्ति की जाती है उस समय इनको सलाह लेना क्या है, जरूरी है। साथ ही राज्यपाल जो विधेयक इनके पास भेजते हैं उसे, है ना, अनुमति प्रदान करने के लिए भी क्या, सलाह लेना आवश्यक है। तो जो लोकसभा होता है इसको भी भंग करने के लिए राष्ट्रपति को क्या करना होता है, अनुमति लेना होता है, सलाह लेना। अनुमति नहीं कह सकते, उसको एक तरह का सलाह कर सकते हैं कि सलाह लेना आवश्यक है। ठीक है, और साथ ही जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उनको स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। ठीक है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को जो शक्ति प्रदान की गई है वो कौन सी है, और आपके चार ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है संसद का जो सत्र है उसको क्या करना, आहूत करना, बुलाना, निमंत्रण देना। दूसरा ऑप्शन आप देखते हैं संसद का सत्र अवसान करना। ठीक है, संसद का सत्र अवसान करना मतलब संसद को क्या करना, उसकी समाप्ति का घोषणा करना। ठीक, अगला है जो संसद की बैठक है ना, उसको क्या करना, स्थगित करना, है ना, टाल देना। और अगला है अध्यादेश जारी करना। ठीक, तो देखिए यहाँ पूछा गया प्रश्न में कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी,
राष्ट्रपति की जो विधायी, ठीक है, क्या तो विधायी शक्ति के बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखेंगे विधायी शक्ति जो है अध्यादेश जारी करना। क्या अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को ये है ना अधिकार प्रदान किया गया है, या अनुच्छेद 123 में प्रावधान है किसी का कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये किस में है, तो अनुच्छेद 123 में आपको याद रखना है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। किनके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। ठीक है, चलिए अब हम आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की 100 विवेकी शक्तियाँ हैं। इसमें ऑप्शन है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। ठीक, फिर अगला ऑप्शन है संसद का अधिवेशन बुलाना। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन आपको देखते हैं किसी विधेयक को आपत्तियों से संसद के पास वापस भेजना। ठीक, अगला ऑप्शन हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को स्वीकृति देना। उसके बाद जो आपका छठा ऑप्शन है किसी विधेयक को रोक कर रखना। सातवां आपका ऑप्शन है किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से क्या करना, कहना, बात करना। ठीक है, आपका अगला ऑप्शन है किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनः क्या करना, पुनर्विचार हेतु करना। ठीक है, तो देखिए चलिए राष्ट्रपति की 100 विवेकी शक्ति में मैं कुछ चीज़ों को और एड ऑन करता हूँ। इसमें लगभग कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 8 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आगे देखते हैं। देखिए आपको ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कहा गया है किसी विधेयक को आपत्तियों से ही है ना क्या करना, संसद के पास वापस भेजना। इस चीज़ को मैंने पहले ही शामिल किया है। देखिए जो विधेयकों की यहाँ पे है ना, ये देखिए विधेयक क्या करते हैं, आपत्तियों से उसको क्या करना, वापस भेजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। देखिए ये इनका क्या है, स्वर्गीय की शक्ति नहीं है। इसके लिए उनको है ना जो मंत्रिपरिषद के जो मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, उनका क्या करना पड़ता है, सलाह लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपको छठा किसी विधेयक को रोक कर, उस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है ना, जो राष्ट्रपति की स्वर्गीय की शक्ति के अंतर्गत आता है। अगला जो है आपका किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री से किसी विषय के संबंध में अगर राष्ट्रपति को जानकारी चाहिए तो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री से कहते हैं, और वह उनकी क्या है, तो 100 विवेकी शक्ति। ठीक है, देखिए अगर है ना, अगर राष्ट्रपति जी को किसी भी विषय से संबंधित है ना जानकारी चाहिए, किसी भी विषय से संबंधित जानकारी चाहिए, जिसके लिए वो है ना किससे कहेंगे, प्रधानमंत्री से कहते हैं, और ये उनकी क्या है, तो 100 विवेकी शक्ति आपको याद है। ठीक, फिर अगला देखिएगा किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। ठीक, मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने ये विचार है उसको क्या कर दिया है, संसद के पटल पर या राष्ट्रपति के सामने क्या किया है, प्रस्तुत किया है, तो राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए है ना, उनके जो विचार हैं उसको पुनर्विचार के लिए है ना क्या कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि आप इस विषय पर या इन चीज़ों पर या इस प्रावधान पर क्या करेंगे, पुनर्विचार करें। ये क्या है, राष्ट्रपति की 100 विवेकी शक्ति। यहाँ पर आप देख पाते हैं है ना राष्ट्रपति की 100 विवेकी शक्ति को और हम लोग थोड़ा विस्तार करते हैं, जिसमें से 2-3 नई चीज़ें आपको सामने क्या होती हैं, आती हैं, जिनमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री को कह सकते हैं, वो किसी भी विषय से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से लिखित तौर पर अपने पास मंगा सकते हैं। दूसरा चीज़ कि राष्ट्रपति जो है ना मंत्रिपरिषद द्वारा कोई ऐसा विचार जो है लाया गया हो उनके सभा पटल पर, जिसको राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए संसद को इसके लिए कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव को राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दूसरे में सहमति दी। ठीक, देखिए आपका अगला जो प्रश्न है इसको आप समझेंगे। यहाँ पर कहा क्या गया है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने है ना वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में ठीक है बिना किसी बदलाव को राष्ट्रपति के को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। तो याद रखना है अध्यादेश से संबंधित जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, अनुच्छेद 123 में। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया क्या, ठीक है,
आपका ईयर था 2002। इस समय जो चुनाव संबंधी प्रक्रियाएं चल रही थी, ठीक है, चुनाव संबंधी जो प्रक्रियाएं चल रही थी इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जो अध्यादेश था, ठीक है, इसके लिए जो अध्यादेश जारी किया गया था, ठीक है, इसे जो है बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति के पास क्या करते हैं, वो पुनः भेजते हैं और राष्ट्रपति इसमें क्या करते हैं, अपनी सहमति देते हैं। और वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत देते हैं, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है 2002 का सन आपको याद रखना है। उस समय जो चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं के लिए क्या किया जाता है, बताइए भाई, है ना। चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं के अध्यादेश जारी क्या होता है, उसको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करती है, बिना संशोधन के फिर किसके पास भेज देती है, पुनः राष्ट्रपति के पास भेज देती है और राष्ट्रपति इसमें अपनी क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। और ये जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वो अनुमति प्रदान करते हैं, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 123। इसके अंतर्गत तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। चलिए अब मैं आपका अगला प्रश्न देखता हूँ और फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आपका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, ठीक है, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 356। तो याद रखना है जो अध्यादेश संबंधी चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने महीने तक रखा जाना आवश्यक है, ठीक। मान लीजिए राष्ट्रपति ने क्या किया है, राष्ट्रपति जी ने किया है कि अध्यादेश उन्होंने जारी कर दिया है, तो अध्यादेश जारी कर दिया इसको संसद के सत्र शुरू होने के, ठीक। मान लीजिए राष्ट्रपति ने क्या किया है, अध्यादेश जारी कर दिया, ठीक है, राष्ट्रपति ने अध्यादेश क्या किया है, जारी कर दिया है। तो जो संसद के सत्र के, ठीक है, संसद सत्र के जैसे ही क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक। संसद सत्र जैसे ही चालू होता है, प्रारंभ होता है, शुरू होता है, तो कितने दिनों के अंदर इसको संसद में रखना जरूरी है, कितने दिनों के अंदर अध्यादेश से संबंधित चीज़ों को संसद में रखना जरूरी है, तो आपको याद रखना है 6 सप्ताह। कितने सप्ताह, तो 6 सप्ताह, लगभग 1.5 महीने, ठीक है, लगभग कितने, तो 1.5 महीने, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाते हैं कि आपका प्रश्न था, अगर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा चुका है, ठीक है, तो संसद के सत्र में, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, है ना, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, आपको प्रश्न। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है और संसद का सत्र जैसे ही चालू होगा उसके 6 महीने 6 सप्ताह के अंदर इसको संसद में क्या करना है, संसद के पटल में लाना जरूरी है, ठीक है। 6 महीने के अंदर उसको क्या होना, अनुमोदित होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन है वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। देखिए आपका ऑप्शन है 1 और 3, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का 1 और 3, ठीक है। कि किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। आपको याद रखना है वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी में आप आगे बढ़ेंगे और आपको देखने को मिलेगा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है, की जाती है, ठीक। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि प्रश्न आपसे पूछा गया है किन पदाधिकारियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो याद रखना है वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए इन सब चीज़ों को है ना देखते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो होती है ये उनको कहाँ से मिली है या विधायी शक्ति कौन सी है, तो आपको याद रखना है जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है ना, अनुच्छेद 123 के तहत जो जारी करते हैं ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, ठीक है। चलिए देखिएगा राष्ट्रपति जो किसी भी विषय की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं और साथ ही किसी
किसी भी विचार को या किसी भी तथ्यों को, प्रावधान को, विधेयक को ये पुनर्विचार से क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, किसी तरीके के जो सिद्धांत होता है, जो विचार है, उसको संसद को पुनर्विचार की वो कह सकते हैं। क्या है, राष्ट्रपति की स्वमैवी की शक्ति है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल 2002 के समय याद रखना है, जो चुनाव संबंधी चीज़ों में अध्यादेश जारी किया गया था, ये कौन से अनुच्छेद के तहत था, तो याद रखना है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक, उसी प्रकार अध्यादेश जारी करना, संसद सत्र बुलाना। ठीक है, देखिए अध्यादेश जारी किया गया था संसद सत्र के दौरान। देखिए इस चीज़ों को इस तरीके से समझे कि मान लो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश क्या किया गया, जारी कर दिया गया, तो संसद के जब सत्र क्या होगा, जस्ट चालू ही होगा, प्रारंभ होगा, तो कितने दिनों के अंदर संसद का उसमें अनुमोदन देना जरूरी है, संसद के द्वारा उसको अनुमोदित करना जरूरी है। तो क्या रखना है, 6 सप्ताह के। ठीक है, 6 सप्ताह के। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा जो पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, उनमें याद रखेंगे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ना, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही जो संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए इतनी बातें यहाँ पे हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, और नियुक्ति में ही कुछ आगे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, आपके ऑप्शन है में है भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी, है ना, ऑप्शन बी है नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी है एक राज्य का राज्यपाल और उपयुक्त सभा। देखिए नियुक्ति में आपको यहाँ से समझ में आएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किनकी की जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा वित्त आयोग के अध्यक्ष है, साथ ही संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके, और इसी जो भारत के महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, भारत के जो महान्यायवादी है ना, भारत के जो महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, इसी में आप देख पाएंगे कि जो अगला ऑप्शन है नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और देखिएगा जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखा। देखिए अनुच्छेद 76 के तहत आप लोग याद रखें। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत भारत के जो महान्यायवादी हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, अनुच्छेद 76 की तरफ आप देख पाएंगे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। साथ ही अनुच्छेद 148 के तहत भारत के जो सीएजी हैं, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति की जाती है। साथ ही अनुच्छेद 155 याद रखेंगे, अनुच्छेद 155 के तहत जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा है ना कि जो राष्ट्रपति की नियुक्ति उसको थोड़ा विस्तृत हम लोग विस्तृत रूप में और देखते हैं कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही जो भारत के महालेखा एवं परीक्षक जो होते हैं, इनकी नियुक्ति भी, है ना, इनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। और जो महान्यायवादी हैं, उनकी नियुक्ति याद रखेंगे अनुच्छेद 176, जो महान्यायवादी होते हैं भारत के, है ना, उनकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। इसके तहत तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी संबंधित होते हैं। और सीएजी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। जो सीएजी हैं, उनकी नियुक्ति आपको याद रखना है अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। साथ ही जो अलग अलग राज्य के जो राज्यपाल हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा जो उस राज्य के, है ना, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, चलिए ये सभी इतनी चीज़ें हुई। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए इसी में आपको देखने को मिलेगा अगला जो है मुख्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, क्या तो मुख्य निर्वाचन आयोग, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन में है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयोग। तो देखिए आपका जो उत्तर आ जाएगा वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है क्या होता है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है। जबकि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक गण है, उनके माध्यम से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को ये बहुमत दल का, है ना,
बहुमत दल का जो नेता होता है उसको देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसी में आप आगे देखेंगे तो जो देखने को मिलेगा आपको, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो मुख्य निर्वाचन है ना, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति भी, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर देखिए जो भारत के महान्यायवादी हैं इनको अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो भारत के सीएजी हैं उनको अनुच्छेद 148 के तहत, है ना, क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद आगे आप देखते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बहुमत दल के नेता होते हैं, और राष्ट्रपति जो है बहुमत दल के जो नेता के बहुमत दल के जो नेता होते हैं उसको क्या, तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इसी में आप आगे जाएंगे देखते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्ति प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है कि संविधान जो है असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, और ये कौन से अनुच्छेद में है? आपको अनुच्छेद बताना है। देखिए आपके ऑप्शन में अनुच्छेद है 160, अगला है अनुच्छेद 162, अगला है अनुच्छेद 165, और उसके बाद अगला जो है अनुच्छेद 310 है। तो इसमें कहा गया है कि संविधान में, है ना, अगर राज्य, किसी भी राज्य में जो असाधारण परिस्थिति होती है, क्या होती है? असाधारण परिस्थिति आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ के राज्यपाल जो है क्या करते हैं? ठीक है, वहाँ के राज्यपाल की जो कृत्य है, ठीक है, वहाँ के राज्यपाल के जो कार्य होते हैं, है ना, राज्यपाल के जो कृत्य कार्य होते हैं, ठीक है, इसका निर्वहन जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है, इसका निर्वहन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ये संविधान किस प्रावधान के तहत है? तो याद रखना है अनुच्छेद 160 के तहत, इसके तहत तो अनुच्छेद 160। देखिए आप यहाँ देख पाते हैं कि होता क्या है, मान लीजिए किसी राज्य में, है ना, ऐसी असाधारण परिस्थिति क्या हो गई, निर्मित हो गई, जहाँ जो है राज्यपाल के काम को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा उस कार्य का निर्वहन किया जाता है। तो ये संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्तियों का निर्वहन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 160 के तहत, ठीक है, इसके तहत तो अनुच्छेद 160 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, याद रखेंगे कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार देता है और क्या अधिकार नहीं देता है, इन सब चीज़ों से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न पढ़िए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ठीक है, अगला है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, फिर अगला है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, और अगला है देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, ठीक है। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, आपका जो उत्तर होगा वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार जो है प्राप्त नहीं है कि, है ना, किसी भी राज्य को क्या मुख्यमंत्री नियुक्त कर सके। राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी राज्य का जो सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसकी क्या नियुक्ति की जा सकती है। भले ही आप देख पाते हैं कि उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो की जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया, है ना, ये आपका सही आंसर है। इसमें कहा गया कि अधिकार, देखिए अधिकार नहीं है, इसमें तो है अधिकार नहीं है, उसका उत्तर तो ये है आपके पास, ठीक है। लेकिन इसी में जो ऑप्शन आज के आपके जो ऑप्शन 3 है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, है ना, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, ये क्या उनका अधिकार है। अगला जो है रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है, ये कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति हैं, ये भी उनका क्या होता है? अधिकार होता है। साथ ही देश के किसी भी भाग में आपातकालीन लागू करने की जो उनके पास शक्ति होती है ना, ये क्या है? जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक। ऑप्शन है अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 32। देखिए इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय, है ना, देश के उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से
ठीक है। देश के उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से क्या करने की, परामर्श करने की शक्ति, क्या करने की, परामर्श करने की शक्ति, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 143। इसके अंतर्गत तो अनुच्छेद 143। देखिए आपका प्रश्न ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत ये शक्ति या प्रावधान है कि वो देश के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उससे क्या कर सके, विचार विमर्श कर सके, उससे परामर्श कर सके। तो ये याद रखेंगे अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ या ये प्रावधान प्राप्त है कि वो उच्चतम न्यायालय से किसी भी मामले में क्या कर सके, तो परामर्श कर सके। ठीक है, चलिए परामर्श कर सके, उससे जानकारी ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन जो है सही नहीं है। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा जो सही नहीं है और साथ में जो सही है। ठीक है, अब ऑप्शन है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियाँ, राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति है, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उच्च न्यायालय से क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उनके परामर्श को राष्ट्रपति मानेंगे ही, है ना, उनके परामर्श को राष्ट्रपति मानेंगे ही, ये जो है क्या है, सही नहीं है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 के तहत यह प्रावधान प्राप्त है, अनुच्छेद के तहत कि देश के उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, किसी भी विषय वस्तु पर परामर्श कर सकते हैं। लेकिन जो परामर्श उन्हें सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय दिया जाता है, उनको मानना या ना मानना राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। देखिए ठीक, यहाँ पर जो चीज़ें हुई इसमें मैं आपको बताता हूँ कि परामर्श जो मिला है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से, उसको मानना या उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना। ठीक है, परामर्श को स्वीकार करना या ना स्वीकार करना, ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति की जो क्या है, तो स्वविवेकी शक्ति है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द जो है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अध्यादेश का प्रख्यापन, दूसरा है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, ठीक है, उसके बाद तीसरा है संसद के सदनों को संदेश भेजना, और फिर अगला है क्षमादान करना। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। ठीक, तो याद रखिए कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाए। ठीक है, शक्ति नहीं है, इसका उत्तर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है, जिसमें संसद के, है ना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, याद रखना। ठीक है, संसद के, है ना, सब, ठीक है, संसद के सदनों को संदेश भेजना, है ना, सदनों का मतलब उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है, सदनों को संदेश भेजना, ये राष्ट्रपति की शक्तियों में नहीं आता है। ठीक, देखिए आपको प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन सी वो क्या था कि संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए इनके शक्ति के अंतर्गत आता क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। तो देखिए अध्यादेश को क्या करना, जारी करना, ये राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अध्यादेश को क्या करना, जारी करना, ये राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद अगला आप देख पाएंगे जो क्षमादान करना। ठीक है, क्या करना, क्षमादान करना, किसी को मान लो, है ना, किसी व्यक्ति को मान लो कोई व्यक्ति जिसका आरोप सिद्ध हो गया है और उसे किसी भी प्रकार की सजा दिया गया है, तो उस सजा में परिवर्तन करना, उसको कम करना, उसको बिल्कुल माफ कर देना या सजा में बदलाव करना, ये क्या होता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने कई बार पेपर में देखा, पेपर में, है ना, पेपर में, न्यूज़ में या किसी पिक्चर में आप सुनते होंगे कि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, हाँ ठीक है, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन क्या किया जाता है, जो आरोपी होते हैं उनकी सज़ा को क्या कर दिया जाता है, या तो कम कर दिया जाता है
सजा के प्रारूप को बदल दिया जाता है, मतलब दंड की जो प्रकृति होती है, कठोर को क्या कर दिया जाता है, मृदु नर्म कर दिया जाता है, या सजा की अवधि को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आती है। साथ ही अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना ये भी राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को इसमें से कौन सा अधिकार प्राप्त है, ये बताइए। क्षमादान करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, आपको याद रखना है। साथ ही आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति जो है, देखिए पहले तो जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं, उसी के हिसाब से प्रश्न है, फिर मैं उसके जो अपोजिट चीज़ें हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है क्षमादान करने की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की, आपातकाल की घोषणा करने की और अध्यादेश जारी करने की। तो देखिए कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जरूर की जाती है, लेकिन उनको हटाने के लिए एक विशेष नियम का पालन किया जाता है, जिसके तहत क्या होता है आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके कदाचित जो आचार है, ठीक है, इनके जो साबित कदाचार या असमर्थता है उसके आधार पर इनको हटाया जाता है। इसके लिए प्रत्येक सदन में जो बहुमत के है ना, बहुमत से, ठीक है, प्रत्येक सदन में, दोनों सदन में क्या होता है, पहले बात तो इनको कदाचार साबित किया जाता है, उसके बाद बहुमत के साथ वोटिंग कर दी जाती है, ठीक है, और बहुमत मिलने पर वोटिंग कराई जाती है, और बहुमत मिलने के पश्चात इनको क्या किया जाता है, न्यायाधीश के पद से हटाया जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिलहाल आप इतनी ही चीज़ें याद रखें कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है तो किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनको क्या कर सकें, हटा सकें, क्योंकि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए सदन में क्या किया जाता है, प्रक्रिया किया जाता है, जिसके अंतर्गत दोनों सदनों में पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर प्रस्ताव के लिए क्या हो जाएगा, वोटिंग होता है, और वोटिंग में यदि बहुमत मिलता है उसके बाद ही मुख्य न्यायाधीश और साथ ही जो अन्य न्यायाधीशों को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं कि राष्ट्रपति को अधिकार है, तो क्षमादान करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास, आपको याद रखना है। साथ ही आपातकाल की घोषणा करने, ठीक है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भी है ना राष्ट्रपति के पास है, आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला है कि अध्यादेश जारी करने के अधिकार तो ऑलरेडी राष्ट्रपति के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है, मतलब राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति है वो किस प्रकार की शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, या कार्यपालिका शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। देखिए राष्ट्रपति की जो क्षमादान करने की शक्ति है, आपको याद रखना है, ये जो है एक न्यायिक शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है, तो न्यायिक शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान करने की शक्ति है ये किस प्रकार की शक्ति है, तो आपको याद रखना है न्यायिक शक्ति है ना। किस प्रकार की शक्ति है, तो न्यायिक शक्ति। चलिए ठीक, और इसके बारे में कुछ चीज़ें देखिए, जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है ना, ये कहाँ, अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी आरोपी को क्या कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी आरोपी का है ना आरोप सिद्ध हो गया है और उसको क्या हुआ है, दंड हुआ है, तो उसके दंड की प्रकृति में बदलाव, कठोर को क्या कर सकते हैं, मृदु कर सकते हैं, और उसके समय काल में परिवर्तन, जो अधिक लंबे समय का उसको क्या कर सकते हैं, कम समय के लिए कर सकते हैं, या जो दंड की प्रकृति में बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि फांसी की सज़ा को क्या कर सकते हैं, कारावास की सज़ा बदल सकते हैं, है ना। और ठीक है, इन सब चीज़ें देखिए, या तो किसी भी प्रकार की जो आरोप सिद्ध है हुआ है उसको क्या कर सकते हैं, पूर्णतः माफ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, और उनको जो है अनुच्छेद 72 के तहत ये प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में क्या सम्मिलित है। ठीक, तो ऑप्शन है क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, रोक और निरंतर। और क्या है, निरंतरता। ठीक है, क्या सम्मिलित है और साथ में क्या सम्मिलित नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में क्या सम्मिलित है, तो याद कर भैया आपको, क्षमा तो है ही, है ना, क्या है, तो क्षमा तो है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति में देख पाते हैं, ठीक है, क्षमा तो क्या करते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अगला है लघुकरण। लघुकरण कहने का मतलब जो ज़्यादा समय की जो सजा उनको क्या प्रदान की गई थी उसको क्या करना, छोटी करना, कम करना। ठीक, अगला है परिहार।
ठीक है। अगला क्या है याद रखेंगे, परिहार। इसी में अगला है विराम, या तो है ना जिसको आरोपी को क्या कर सकते हैं, वो सजा को है ना क्या कर सकते हैं, बीच में ही रोक सकते हैं, बीच में ही रोक कर उनको क्या कर सकते हैं, है ना बाहर जाने की आज्ञा दे सकते हैं। अगला है, ठीक है, विराम कहने का मतलब क्या है, उनको अगर फांसी की सजा दी गई है तो वो क्या करते हैं, विराम भी कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ये ठीक है। उसके बाद प्रविलंबन, क्या देखने को मिलता है, प्रविलंबन, ठीक है। प्रविलंबन में आप देख पाते हैं कि वो क्या करते हैं, उसको है ना समय के लिए बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, समय के लिए बढ़ा सकते हैं। और चलिए इतनी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जो व्यक्ति होता है उसके दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, है ना विराम या परिहार करने अथवा दंड आदेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। जिनमें से सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। हाँ ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए ये चीज़ें तो जो है ना आपके जो न्यायालय हैं, चाहे जिला स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और इसके बाद जो सैनिकों का जो न्यायालय होता है ना जो सेना न्यायालय होता है, वहाँ भी अगर इस प्रकार के अपराध किए कोई व्यक्ति हैं तो उनके लिए भी राष्ट्रपति की क्षमादान के जितने भी प्रकार हैं उन पर भी क्या होते हैं, लागू होते हैं, ठीक है। तो सेना न्यायालय की जो क्षमा से संबंधित चीज़ें हैं वो भी राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा कि राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ये उनको अनुच्छेद 143 के तहत प्रदान किया गया है, ठीक है। साथ ही राष्ट्रपति किसी उनके परामर्श को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे या स्वीकार नहीं करना है, ये राष्ट्रपति की जो है स्वविवेकी शक्ति होती है, ठीक है। किसी भी प्रकार की बाध्यता उन पर नहीं होती। साथ ही संसद के दोनों सदनों को संदेश देना, ये राष्ट्रपति की जो है स्वविवेकी शक्ति नहीं है, बल्कि ये जो है परामर्श पर किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत याद रखना है आपको, अध्यादेश जारी करना, समाधान करना और आपातकाल की घोषणा करना, ये राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आता है। साथ ही राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 72 में आप देख पाते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की जो प्रकृति है या जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 72 में है, और इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रलंबन भी शामिल किया गया है। और इसके अंतर्गत सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है जो सेना न्यायालय के द्वारा भी जो दंड का प्रावधान है ना, वो भी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत क्या होता है, वो आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहाँ पे पहुंचे थे दोस्तों हम लोग, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार के प्राधिकार प्राप्त है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन पहला देखिए, वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक या शिड्यूलर और विधिक, तीसरा राजनीतिक और नाम मात्र, चौथा है संवैधानिक और नाम मात्र, ठीक है। भारत को है ना, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनको किस प्रकार का प्रावधान प्राप्त है, तो इसमें आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक और विधिक और साथ ही संवैधानिक और नाम मात्र, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार का प्रावधान प्राप्त है, तो याद रखेंगे औपचारिक और विधिक दोनों प्रकार के, है ना। औपचारिक और विधिक दोनों प्रकार के प्रावधान जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। साथ ही संवैधानिक और नाम मात्र, साथ ही संवैधानिक और नाम मात्र, ठीक है, संवैधानिक और नाम मात्र, इस प्रकार के प्रावधान भी राष्ट्रपति को क्या है तो प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। ऑप्शन पहला है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, ऑप्शन दूसरा देखिए
लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को। ऑप्शन तीसरा आप देखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। और ऑप्शन चौथा देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। चलिए इसका हम लोग देखते हैं और ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के पटल में है ना, संसद की पटल में या टेबल में किन चीज़ों को रखवा सकते हैं, उसके अंतर्गत है ये देखिए समझिए जो संघ वित्त आयोग है, ठीक है, जो इस प्रकार राज्य वित्त आयोग होता है ना, राज्य देखिए जैसे कि वर्तमान में आप देखेंगे भाजपा की सरकार है ना, मुख्यमंत्री शाह जी की सरकार है, तो जैसे ही इनका सरकार बनता है इनका एक अलग वित्त आयोग का क्या होता है गठन किया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार संघ वित्त आयोग का जो ठीक है जो सिफारिश है, जो संघ वित्त आयोग का सिफारिश है इसको राष्ट्रपति संसद के पटल पर क्या कर सकते हैं, रखवा सकते हैं। इसके बाद अब अगला देख पाएंगे, अगला में कहा गया है कि जो सीएजी के प्रतिवेदन होते हैं, ठीक है, सीएजी जो प्रतिवेदन देते हैं इसको भी राष्ट्रपति जो है संसद के पटल पर क्या कर सकते हैं, रखवा सकते हैं। ठीक, अगला देखिए जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जो प्रतिवेदन है इनको भी राष्ट्रपति जो है पटल में क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, है ना, पटल पे रखवा सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपका प्रश्न था कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के पटल पर किन चीज़ों को रखवाया जा सकता है, तो याद रखेंगे जो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं उसको संसद के पटल में राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जा सकता है। साथ ही जो सीएजी है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के जो प्रतिवेदन होते हैं उनको भी राष्ट्रपति संसद के पटल में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जो प्रतिवेदन है इनको भी राष्ट्रपति जो है संसद के पटल में रख सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, कौन सा? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन पहला। वित्त बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन दूसरा। लोकसभा को भंग करना, ऑप्शन तीसरा है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। देखिए राष्ट्रपति के पास कौन सी है ना विशेषाधिकार नहीं है। आपको प्रश्न याद रखना है कि राष्ट्रपति के पास कौन सा विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो वित्त विधेयक होते हैं उनको क्या करना, लौटाना। ठीक है, जो वित्त विधेयक होते हैं उनको लौटाना जो है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, जो वित्त विधेयक होते हैं उनको लौटाना जो है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ चीज़ें और इसी ऑप्शन में देखते हैं, चीज़ें दी गई थी जैसे साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यह राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मान लीजिए किसी भी प्रकार का जो साधारण विधेयक है ना, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, याद रखना है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जो क्या कर सकता है, लौटा सकता है। ठीक, देखिए जो साधारण विधेयक होते हैं उसको राष्ट्रपति क्या है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन जो वित्त विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक को वापस लौटाना पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही अध्यादेश जारी करना और लोकसभा को भंग करना भी राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, लोकसभा को भंग करना भी राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। ठीक है, मान लीजिए भारत का कोई भी क्षेत्र है, मान लीजिए भारत का कोई भी क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का क्या, तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है ये किसके पास है, तो आपको याद रखना है केवल भारत के राष्ट्रपति के पास। केवल किनके पास, तो भारत के राष्ट्रपति के पास। देखिए आप यहाँ देख पाते हैं कि भारत के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किनके पास है, तो आपको याद रखना है भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए जो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। ठीक है, ऑप्शन है स्वयं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष।
अगला ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति और अगला ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, कौन तैयार करता है? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो आपको याद रखना है केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि भारत के जो फर्स्ट राष्ट्रपति, जो पहले है ना राष्ट्रपति हैं, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना है बिहार। किस राज्य से संबंधित है? बिहार। नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध जो है बिहार राज्य से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो आपको नाम याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वे बिहार से संबंधित हैं। ठीक, 2 अवधि के लिए। ठीक है, 2 अवधि के लिए, ठीक, 2 अवधि के लिए भारत के जो राष्ट्रपति बने उनका नाम क्या है? तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। अगला है भारत के चौथे राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? तो आपको याद रखना है वीवी गिरि जी। ठीक है, अगला पूछा गया प्रश्न भारत के चौथे राष्ट्रपति जी का नाम बताइए। तो आपको नाम याद रखना है वीवी गिरि जी। कौन? तो वीवी गिरि जी जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, वीवी गिरि जी जो भारत के चौथे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, वीवी गिरि जी के बारे में याद रखना है, भारत के चौथे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? है ना, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक, सर्वसम्मत से निर्वाचित। ठीक है, सर्वसम्मत से निर्वाचित, इसका कहने का मतलब क्या है? जो निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नाम आपको बताना है। क्या? तो निर्विरोध। तो याद रखेंगे सर्वसम्मति से निर्वाचित या निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति, इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है? तो नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो है ये जो है सर्वसम्मत से चुने गए थे, है ना, निर्विरोध चुने गए थे। चलिए आपका अगला प्रश्न आप देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? तो याद रखेंगे एकमात्र व्यक्ति हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है एकमात्र उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो निर्विरोध सर्वसम्मत से चुने गए थे। चलिए इसके बाद कुछ राष्ट्रपति के यहाँ पे नाम दिए गए हैं और उनके समय को आपको बताना है। ठीक है, जैसे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल को आपको बताना है। अगला है नीलम संजीव रेड्डी जी, एन संजीव रेड्डी जी, इनके कार्यकाल को आपको बताना है। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, इसके बाद अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, अगले जो हैं इनका नाम है वीवी गिरि जी। ठीक है, वीवी गिरि जी। ठीक, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन मिलान करते हैं और देखते हैं कि जो फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं इनके शासन का काल था 1974 से लेकर 1977 तक। याद रखेंगे 1974 से लेकर 1977 तक। उसके बाद जो संजीव रेड्डी जी हैं इनके जो शासनकाल का समय आपको देखने को मिलेगा 1977 से लेकर, ठीक, 1977 से लेकर इनके तुरंत बाद आते हैं 1982 तक। ठीक है, उसके बाद अगला देखने को मिलेगा जो जाकिर हुसैन जी है, इनका शासनकाल आपको देखने को मिलता है 1967 से 1969 तक। अगला जो है वीवी गिरि जी, इनका शासन आपको देखने को मिलेगा इनके तुरंत बाद 1969 से लेके 1974। ठीक है, तो देखिए कुछ राष्ट्रपति के नाम हैं, साथ ही उनके कार्यकाल को आपको क्या करना था, है ना, उनके कार्यकाल का जो समय उसको मेल करना था। तो फखरुद्दीन अली अहमद जी के बारे में याद रखेंगे, इनका आपको समय 1974 से लेकर 1977 तक देखने को मिलता है। साथ ही जो एन संजीव रेड्डी हैं, इनका कार्यकाल का समय आपको
1977 से लेकर 1982 तक देखने को मिलता है। और उसी प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो कार्यकाल है 1967 से लेकर 1969 तक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो वी गिरी जी हैं इनका कार्यकाल आपको 1969 से लेकर 1974 तक देखने को मिलता है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि कौन राष्ट्रपति होने के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहे। ठीक है, अगला प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाएंगे और आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ऐसे राष्ट्रपति जी का नाम बताना है। ठीक है, ऐसे कौन राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी जी और आर वेंकट। तो देखिएगा नीलम संजीव रेड्डी जी जो है बिना उपराष्ट्रपति बने क्या हुए थे, भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जी। अब इसके बाद जो अन्य 3 नाम मैंने बताया, ठीक है, ये पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, बाद में राष्ट्रपति बने और इनका नाम मैं आपको बताता हूँ, वो 3 नाम याद रखेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर क्या राष्ट्रपति बनाए। और उसके बाद जो अगला नाम याद रखना है आर वेंकट रमन। क्या, तो आर वेंकट रमन ये पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। चलिए अब मैं देखिएगा जो आपका खंड 1, 2, 3 खंडों में है। ठीक है, उसका जो पहला खंड हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आगे के प्रश्नों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, आपको याद रखना है ना, राष्ट्रपति का करें का विंडो आया हुआ है, ये आपका राष्ट्रपति का भाग 2 है। ठीक है, राष्ट्रपति का भाग 2 आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। इसमें आपका प्रश्न पूछा गया है कि कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन भारतीय राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक, आपको राष्ट्रपति का नाम बताना है। ठीक है, जो लोकसभा के है ना अध्यक्ष भी रहे हैं। और आपका ऑप्शन है, देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा है नीलम संजीव रेड्डी। तो आपका उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जी। याद रखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले नीलम संजीव रेड्डी जी लोकसभा के अध्यक्ष थे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति में कौन से राष्ट्रपति हुए जो दार्शनिक राजा, ठीक है, या दार्शनिक शासक के नाम से जाने जाते हैं। दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के मतलब क्या है कि वे दर्शन शास्त्र में क्या होंगे, निपुण होंगे, है ना, दर्शन शास्त्र के महान होंगे। ठीक है, इसमें आपको नाम देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन में डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन जो है इनको दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। ऑप्शन देखिएगा, वी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायण और जाकिर हुसैन। देखिए, भारत के उन राष्ट्रपतियों में आपको बताना है जिनका ट्रेड यूनियन आंदोलन से, इसका तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, वी गिरी जी,
इनका जो संबंध था राष्ट्रपति बनने के पूर्व ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं और देखिएगा कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको क्या किया जाता था, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। चलिए समझ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला ऑप्शन। साथ में याद रखेंगे इनके बारे में और तथ्य कि ये जो है 11वें राष्ट्रपति हुए, है ना। क्रम में कौन से थे, तो आपको याद रखना 11वें, और इनके शासनकाल का समय था 2002 से लेके 2007 तक। ठीक है, 2002 से लेके 2007 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने कार्य किया। तो याद रखना है कौन से वो मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया है। तो आपको नाम याद रखना है। आपको ऑप्शन देखिए, पहले जस्टिस MC महाजन, जस्टिस M हिदायतुल्ला, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस BK मुखर्जी। आपका उत्तर जो है ऑप्शन B होगा, जस्टिस M हिदायतुल्ला। कौन, तो M हिदायतुल्ला जी। ठीक है, M हिदायतुल्ला जी, और इनके ही नाम पर जो है विधि कॉलेज आपको रायपुर में देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये पूछा गया है, आपका ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपको राष्ट्रपति, है ना, जो 3 नाम आपको देखने को मिलते हैं वो राष्ट्रपति के नाम हैं, और इसमें से जो एक नाम आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुनने को मिलता है, ये जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, ये जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो 3 जो है क्या होंगे, भारत के राष्ट्रपति, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको याद रखें भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं कि प्रतिभा पाटिल, है ना, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन से क्रम के थे। तो ऑप्शन है, याद रखना, जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हैं, है ना, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हैं, ये कौन से क्रम के भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति थे। तो आपको याद रखना है इनका जो क्रम है वो है 12वां। ठीक है, 12वां। ठीक है, साथ ही याद रखेंगे प्रथम महिला राष्ट्रपति है ना, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पाटिल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, और उस समय जो उनके अपोजिट में कौन थे इसको आपको बताना है। ठीक है, उसके समय उसके अपोजिट में कौन थे। चलिए ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, देखिए एक नाम आपको याद रखें, राजेंद्र प्रसाद जी, ये कहाँ से थे, बिहार से, और साथ में डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका संबंध भी बिहार राज्य से। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, और इनका संबंध भी बिहार राज्य से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जब, है ना, राष्ट्रपति के, याद रखेंगे, निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है उसकी सुनवाई कर रहा था, तो जो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने वाले उस राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। याद रखेंगे VV गिरी जी। क्या नाम है, तो VV गिरी जी। ये अपने सुनवाई के दौरान कहाँ उपस्थित थे, तो सुप्रीम कोर्ट में। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति जो भवन है उसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो एडविन लुटियंस द्वारा। ठीक है, एडविन लुटियंस द्वारा। तो राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है एडविन लुटियंस द्वारा। चलिए
यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थे वो चीज़ें आपके 2 वीडियो के माध्यम से, राष्ट्रपति भाग 2 के जो वीडियो है उसके माध्यम से पूरी जो है क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। आप इतने सारी चीज़ों को क्या करेंगे, या तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से या खुद सेल्फ नोट्स बनाकर बार बार रिवाइज करें, और इतनी ही चीज़ें जितनी चीज़ों को मैंने बताया है यहीं से ही आपको आने वाले जो रेलवे के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा संभावना है ना, ऐसे संभावित प्रश्न है, और फिर प्रश्न कैसे आएंगे इसके बारे में कोई पूरी नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार से है ना पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उनका जो एक पैटर्न होता है उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्या किया है, शामिल किया हुआ है। तो चलिए आज का जो राष्ट्रपति का भाग 2 है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और बार बार पढ़ें ताकि जो बोलने की समस्या है पेपर में ये आपके साथ ना हो। चलिए ठीक है, आज की क्लास में यही नहीं करता हूँ।